आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सभी बड़ी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी है जो कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकती है। जी हाँ, एक ऐसी ही पार्टी है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, जो इस बार आगामी चुनाव को लेकर कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नींदें उड़ा सकती है, क्योंकि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इस बार पूरी ताकत से और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आइए जानते हैं पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव से आगामी चुनाव को लेकर पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की क्या तैयारियां हैं। लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव मैं पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ये पार्टी हमारी 2009 में रजिस्ट्रेशन के लिए गई और 3 जून 2011 को ये रजिस्टर्ड है। मैं अपने समय का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत का रजिस्टर्ड है सबसे कम उम्र का अध्यक्ष। दिल्ली में आगामी समय में चुनाव होना है, तो क्या तैयारी है आपकी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, दिल्ली बहुत छोटी विधानसभा है, केवल 70 सीटें हैं। इससे पहले हम लोग करीब 3-4 राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में लड़ा, राजस्थान में लड़ा, मध्य प्रदेश लड़ा और लोकसभा। अभी हम लोगों का संगठन इतना मजबूत नहीं है। हम संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं और उन्हीं में से उम्मीदवारों का चयन। अभी हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमारी उम्मीद ये है कि हम दिल्ली की 70 सीटों अपने उम्मीदवार हम खड़े कर सकें और लगभग 5 से 10 हज़ार वोट प्रत्येक सीट पर हमारे उम्मीदवार पा सकें। क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? किन किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार दिल्ली में? देखिए, हम लोग मुद्दों के नंबर ऑफ मुद्दों को हम नहीं करना चाहते। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमसे मांगने आएगा, जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार से मांगने आएगा, हम उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे उसकी योग्यतानुसार। तो किस तरीके से आप सरकारी नौकरी देंगे? उतना एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और आप सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे आप इसको? देखिए, राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है। अभी हम केंद्र में तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते। राज्य की जो लिस्ट है उसमें भी जो दिल्ली की तो काफ़ी कम है कामों की, उसमें हम जो भी कर्मचारियों को रखेंगे, अधिकारियों को रखेंगे, हम उनको सरकारी पेरोल पर ही रखेंगे और उनके जो रेम्यूनरेशन रहेगा, उनकी जो टर्म एंड कंडीशन रहेगी वो सरकारी ही रहेगी। उसके लिए किस तरीके से करेंगे? क्या बजट होगा? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा संसाधन की कमी है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर इतने लोगों को रोजगार किस तरीके से दे पाएंगे आप? देखिए, जो आदमी वेतन पाता है वही आदमी खर्च भी करता है, तो हम धीरे धीरे सर्विसेज इस स्तर पे ले आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़रूरत पड़े। सरकार उनको वेतन देगी, उनसे रिलेटेड भत्ते देगी और वही लोग मांग का निर्माण करेंगे, अलग अलग सर्विसेज की मांग का निर्माण करेंगे। रोजगार खत्म नहीं होता है, रोजगार रूप बदल देता है। पहले बीपीओ में बहुत सारा रोजगार था, अब बीपीओ में उतना नहीं, कॉल सेंटर में उतना नहीं, लेकिन आज की तारीख में होम डिलीवरी में बहुत रोजगार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको नई नौकरियां, सारी नौकरियां नहीं पैदा होंगी। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और जहाँ कर रहे हैं, जिस संस्था के लिए कर रहे हैं, उनकी टर्म्स कंडीशन सारी सरकारी रहेगी और सरकार अपने पास से उनको वेतन देगी। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है, हम 20,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे प्रति माह। दिल्ली में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी पार्टी की इस बार? देखिए, 70 सीटें हैं, 70 पे हमें उम्मीद भी कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम केंद्र सरकार का रुख देख रहे हैं कि वो साजिशन पर्चे रद्द करवा देती है। इवन उसने कितने पर्चे कांग्रेस के रद्द करवा दिए।
हम ये हमारी कोशिश है कि 70 के 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ें, लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यवश या साजिशवश हमारे ये मानना है कि कम से कम 10 पर्चे रद्द हो सकते हैं। अगर वो नहीं रद्द होंगे तो हम 70 के 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है या छोटी बड़ी और पार्टियों के साथ गठबंधन का अगर कोई मौका मिलता है तो क्या गठबंधन में भी चुनाव लड़ने की बात सुन नहीं। सकते हैं आप? क्योंकि हमारी विचारधारा से किसी अन्य पार्टी की विचारधारा का मिलना बहुत मुश्किल काम है और हम लोग अवसरवादी नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक हालांकि जो है 13 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन दिल्ली का चुनाव हम लोग फर्स्ट टाइम लड़े। इसका जो एक्सपेरिमेंट था हम लोगों ने लोकसभा में किया और 7 लोकसभा सीटों पर हम खड़ा करना चाहते हैं। 3 जगह से हमारे पर्चे रद्द हो गए, लेकिन तब भी हमने 4 कैंडिडेट लोकसभा में खड़े किए। जो लोग आपको सुन रहे हैं क्या मैसेज रहेगा उनके लिए आपके पार्टी की तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं या निजी क्षेत्र के शोषण से त्रस्त हैं, वो ये उम्मीद करें और हमारी पार्टी के लिए जो है शुभकामनाएं दें कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि ना सिर्फ हम सरकार बनाएंगे बल्कि हम उनके जीवन यापन की सरकारी सुविधा भी करेंगे। आपकी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रही है? क्या योजनाएं हैं महिला सुरक्षा के प्रति आपकी? देखिए, हमारी पार्टी पूर्वाग्रही नहीं है। दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र हैं, अगर मैं कह दूँ तो बड़ा खुश हो जाएंगी महिलाएं, आज हम महिला सुरक्षा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम केवल महिलाओं की सरकार तो नहीं बना सकते ना। अगर हम सरकार में हैं, हमारे हाथ में सुरक्षा है, तो हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, ना कि पूर्वाग्रहपूर्ण केवल हम महिलाओं की बात करेंगे। हर नागरिक को सुरक्षा पाने का अधिकार है, अपने स्वाभिमान को जीने का अधिकार है। ये प्रश्न जो आप लोगों के मन में आया है महिला सुरक्षा का, वो इसीलिए आया है क्योंकि वो कलकत्ता की जो घटना थी, ये घटना भी हम कह सकते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जैसा कि प्रयोग निर्भया कांड में किया गया था, कई राज्यों की साजिश के तहत दिल्ली को इतना बदनाम करने कि दिल्ली में कोई भी लड़की ना पढ़ने आए और ना नौकरी करने आए। वो साउथ के कई राज्यों में कितने MBA कॉलेज बंद हो गए। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन सबसे बच्चे आते थे, बच्चियाँ आती हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे कि निर्णय के बहाने दिल्ली NCR को इतना बदनाम कर दिया गया है कि नोएडा के ज़्यादातर कॉलेज या तो खाली हैं या बंद हैं। लेकिन आप अगर रोज़ाना अखबार उठाएंगे या कोई भी न्यूज़ चैनल देखेंगे तो ज़्यादातर खबरें महिलाओं को सुरक्षा लेकर के आती हैं कि भी आए दिन रेप की खबर आ रही है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बढ़ते रेपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर दिल्ली के अंदर बढ़ते रेप या अपराध कोई चीज़ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार के पास नहीं है। पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती। फिर भी दिल्ली राज्य में सरकार तो फिर अपनी ये तरफ कहा जा सकता है कि स्टेट की सरकार है वो महिला सुरक्षा की बात ही ना करे। जो नहीं बात ना करे मतलब केंद्र के ऊपर थोप दिया जाएगा इस तरह से, तो केंद्र आरोप बोलेंगे कि जी तो केंद्र सरकार स्टेट सरकार हमेशा लगता रहता है, फिर आखिर महिला की सुरक्षा की बात करेगा कौन? अभी आपने दिल्ली के संदर्भ में ही पूछा था, तो मैं बता दूं कि जो कामों का वर्गीकरण होता है पूरे देश में, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, लेकिन दिल्ली इसका अपवाद है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार की। एक बात मैं ये पूछता हूँ, आप किसी की बहन होंगी, आप किसी की बेटी होंगी, क्या आपको अपने पिता और भाई की सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या दुनिया में केवल महिला सुरक्षा ही होनी चाहिए? सबकी सुरक्षा सर, चाहिए। आपकी बात को रोकते हुए रेप भाई या पिता के साथ नहीं होता, महिलाओं के साथ होता है।
इतनी चतुराई पूर्ण कानून बना दिया गया है कि पुरुषों के साथ भी वो घटनाएं होती हैं, लेकिन आईपीसी में उस कानून का उल्लेख ही नहीं है। एक बहुत ही ढीला सा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दुष्कर्म। ठीक है, भारत में जो रिकॉर्ड ब्यूरो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से, कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बोलता है कि महिला सुरक्षा के नाम पे जितने केस आते हैं भारत की अदालतों में, उनमें केवल 3% ही प्रूव हो पाते हैं। ठीक है, तो एक दृष्टिकोण तो आपका ये है महिलाओं के प्रति कि ज़्यादा से ज़्यादा केस आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइनली प्रूव हो। अब एक सामान्य व्यक्ति ये बोलेगा कि जितने भी केस आते हैं पूरे भारत में, उनमें से 97% फर्जी होते हैं। आप एक ही डेटा को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपराध अपराध होता है, अपराध जो है अपराध होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि अब अपराधों का वर्गीकरण हो गया है। वर्गीकरण ऐसा हो गया है कि अगर किसी ब्राह्मण के साथ अपराध हो, किसी क्षत्रिय के साथ अपराध हो, तो वो कहा जाता है ये सिंह साहब के साथ अपराध हुआ, ये शर्मा जी के साथ अपराध हुआ। और जैसे ही एक छोटी जाति वाले के साथ अपराध होता है, उसमें दलित वर्ड मीडिया जरूर लगा देता है। मीडिया समाचार नहीं ढूंढता, मीडिया सनसनी ढूंढता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक आईएएस थी पूजा खेड़ेकर, ठीक है, फर्जी निकाल दिया गया उसको। उसका जो यूपीएससी का अध्यक्ष था मनोज सोनी, उसने इस्तीफा दे दिया। अब पेपर में जो न्यूज आई, उसने लगभग आधा से थोड़ा कम पेज कवर किया और बताया कि पूजा खेड़ेकर की कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, 12 बार यूपीएससी के एग्जाम दे चुकी है। और जो नई चेयरपर्सन बनी है, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनकी न्यूज केवल इतनी थी और पूजा खेड़ेकर की कितनी थी। दोनों यूपीएससी से संबंधित है। ठीक, दोनों मतलब एक तो कैंडिडेट थी यूपीएससी की जिसकी आपने इतनी बड़ी न्यूज दे दी, और एक बेचारी जो चेयरपर्सन बनी उसकी जरा सी न्यूज दी। महत्व तो जो चेयरपर्सन बनी उसका है ना। लेकिन मीडिया ने क्या किया, जो चेयरपर्सन बनी उसमें सनसनी नहीं है। सनसनी किस में है? पूजा खेड़ेकर। मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा दूंगा। तो हर अपराध को समान दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगर वो भाजपा शासित राज्य में है तो सब कुछ अच्छा है। जैसे ही किसी दूसरे राज्य में है जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है या उसकी सहयोगी सरकार नहीं है, तो वहाँ तो वो काम पाप है। भाजपा शासित राज्यों में वो काम